नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ आपके सामने आए हैं। रूपरेखा वर्मा। आज इस नाम के परिचय का की आवश्यकता नहीं है। रूपरेखा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने साहस और अपने कमिटमेंट से आज बहुत से लोगों पर इस देश में एक इम्पैक्ट छोड़ा है, एक छाप बनाई है। एक ऐसी छाप बनाई है जो आने वाले दिनों में, ऐसा हम लोग मानते हैं कि बहुत काम की चीज़ साबित होगी। देश जिस मुकाम पर है, उस मुकाम से अगर देश को निकलना है तो रूपरेखा जी ने जिस निर्भयता और सत्याग्रह की भावना का परिचय दिया है, उसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। उसको बहुत से बहुत लाखों लाख लोगों को अपनाना पड़ेगा, तभी आज हम लोग जहाँ पहुँच गए हैं उससे आगे निकलने का कोई रास्ता निकलेगा। ये रूपरेखा जी का एक परिचय है। रूपरेखा जी का दूसरा परिचय है कि रूपरेखा जी की जीवन यात्रा और आज़ाद भारत की जीवन यात्रा लगभग साथ साथ चली है। उम्र में आज़ाद भारत से रूपरेखा जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो 4 साल बड़ी हैं। लेकिन जैसे ये भारत आज़ाद होने के बाद भारत की जो आगे यात्रा आई है, इसकी वो एक साक्षी हैं, गवाह हैं कि कहाँ से बात चली और कहाँ पहुँची है। रूपरेखा जी का तीसरा परिचय है कि वो फिलॉसफी की प्रोफेसर रही हैं, दर्शन शास्त्र की। हम लोग सभी जानते हैं कि दर्शन शास्त्र एक खास नज़रिया देता है चीज़ों को समझने और समझाने का। जाहिर है, हमें जब रूपरेखा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी उम्मीद ये है कि रूपरेखा जी ने अपने उस नज़रिए से, एक दर्शन शास्त्र की जानकार के नज़रिए से चीज़ों को जैसे देखा है, आज जैसे देख रही हैं, उसका लाभ आज हम लोगों को मिलेगा। रूपरेखा जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। नमस्ते, धन्यवाद। हम लोग, जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा, उससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग आज किस तरह से के और किस दायरे में अपनी बातचीत को रखेंगे। लेकिन बातचीत का एक बहुत ही सिंपल, आपने सिद्दीक कप्पन की ज़मानत ली, आप लखनऊ में पर्चे बांटती हैं अकेले निकलकर। ये सारी बातें मीडिया में इन दिनों काफ़ी आई हैं, लोग उनको जानते हैं। हम उसको अभी बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेकिन आज आप में जो ये व्यग्रता दिख रही है, एक बेचैनी दिख रही है आज के हालात पर, तो आखिर आपको क्यों लगता है कि आज आज का जो हालात है वो आपको आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप ऐसे कदम उठाने के लिए, जाहिर है अपने भीतर आप कहीं मजबूरी पाती होंगी या एक आपको लगता होगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो आप आज के हालात को कैसे देखती हैं? देखिए, आज के हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोई भी इंसान इस देश का जो सिर्फ सांसें लेने के मायने में जिंदा नहीं है, बल्कि वो सचमुच जिंदा है। यानी वो महसूस करता है अपने आसपास के परिवेश को, जांचता परखता है, और हम एक सामूहिक पहचान के रूप में, एक अपनी वैश्विक और स्थानीय पहचान के रूप में, मानव समाज के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमारे जीवन मूल्यों में प्रेम और करुणा आगे पनपती दिखती है या उसके रास्ते भी बंद होते दिखते हैं। इस पर चिंता करना एक जरूरी है जिंदा इंसान के लिए। और मैं ही नहीं, मैं तमाम ऐसे लोगों को जानती हूँ देश में, जिनमें से कुछ तो जेल में है, कुछ बाहर हैं, जो इसी तरह बेचैन है। जो आपने हमारी बेचैनी नोट की, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने पहचाना, लेकिन ऐसे बहुत से साथी हैं। हम में से बहुत से लोग जो इस उम्मीद में जी रहे थे कि आज़ादी के बाद हमें वो एक पुख्ता ज़मीन मिलेगी जिसमें कि हम एक समतावादी समाज की रचना कर पाएंगे, चाहे धीमे ही सही,
चाहे कुछ लड़खड़ाते ही सही, लेकिन एक ऐसे समाज की हम रचना कर पाएंगे जहां पर हम निरंतर समतावादी समाज की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हर नागरिक के अधिकार बराबर होंगे, गरीबी कम होगी और कहीं एक समय आकर खत्म हो जाएगी, हमें जागरूकता वाली शिक्षा मिलेगी, हमें हम अपनी साझी विरासत को जिंदा रख पाएंगे। उनके लिए आज एक ऐसा परिवेश बनाया गया है जो कि लगता है कि ये सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। आजादी की लड़ाई में मैं कह रही थी कि हजारों लाखों घरों ने बलिदान दिया, करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बर्बाद किया। भगत सिंह जैसे लोग, आज आप हमसे बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे दिन जो भगत सिंह का जन्मदिन है, जिन्होंने कि 24 साल में ही वो हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। क्यों? वो पागल इंसान तो नहीं थे, वो आत्मघाती इंसान नहीं थे, वो देश के सम्मान के लिए, देश की भविष्य की संभावनाओं के लिए फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़े हैं, वो गिड़गिड़ाए नहीं। और उनके जैसे तमाम दूसरे लोग जिन्होंने अपने अपने तरह की आजादी की लड़ाई लड़ी, इसी उम्मीद में कि आजाद भारत वो भारत होगा जहां पर प्रेम, करुणा, मैत्री, लोगों की खुशहाली का आदर्श हमारी जिंदगी में काम करता रहेगा। और आज हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर लगातार ऊपरी अमले से, सरकारी संस्थाओं की चुप्पी के साथ और उनकी इस मौन सहमति के साथ लगातार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ाई, संघर्ष, नफरत और अलगाव बढ़ाया जा रहा है। अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, और अगर लोग ये समझते हैं कि बहुसंख्यक धार्मिक वर्ग में होने की वजह से वे सुरक्षित हैं, तो एक लंबी फहरिस्त है उन कांडों की, उन घटनाओं की जो उनके सामने पेश की जा सकती है, चाहे वो अभी हाल में उत्तर प्रदेश में घटित लखीमपुर का लड़कियों के, दलित लड़कियों के रेप का मामला हो, उससे पहले बदायूं का है, और लखीमपुर के बाद बदायूं का फिर से है, और उन्नाव वगैरह के केसेस हमारे सामने हैं। दलित बच्चों को मटकी छूने पर मारा जा रहा है, उसको गलत जवाब देने पर मारा जा रहा है, कितने दलित बच्चे मर चुके हैं जी। इस परिवेश में हम क्या देख रहे हैं कि ये सिर्फ धार्मिक टकराव का मामला नहीं है, और वो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इस देश में सब धर्म के लोग पनपे हैं। आजादी की लड़ाई में कोई ऐसा धर्म अपनाने वाला नागरिक नहीं था जिसने अपना खून ना बहाया हो। तो आज निराशा का वक्त है। आपने पूछा आज आप कैसा महसूस करते हैं? बेहद निराशा का, अंधेरे का दौर है, जहां हर वो लोकतांत्रिक मूल्य खंड खंड करके, विखंडित करके खत्म हो चुका है। लोकतंत्र जमीन से खत्म जी, और इसलिए हम कर सकते हैं, वो करने का वक्त है। जी, ये तो आपने जो आज की स्थिति बताई, जो भी आपने जैसा कहा कि जो सिर्फ सांस नहीं ले रहा है बल्कि जो सचमुच में जिंदा है, वो सभी लोग आपकी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन आप पिछले 75 साल में के भारत में की यात्रा की साक्षी हैं। आपने कहा कि एक उम्मीद थी कि भले धीरे धीरे, लेकिन देश में समानता और प्रेम, करुणा से एक भरपूर समाज बनेगा। कुछ चीज़ें बनती हुई दिख भी रही थी, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों कि चीज़ें उल्टी दिशा में चली गईं? और आज हम लोगों को यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की सत्ताधारी पार्टी जो कर रही है, उसके साथ उसने बहुत बड़े लोगों का समर्थन हासिल कर रखा है, चाहे चाहे जैसे भी कर रखा हो। तो लोगों का एक बड़ा तबका आज उस एजेंडे पर इकट्ठा हो गया, गोल बंद हो गया है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों, या जो आपने जो बातें कही, जो उम्मीद थी कि धीरे धीरे हम लोग एक प्रगति करेंगे और एक मानवीय समाज बनाने की तरफ जाएंगे। तो
अगर हम केवल फिर सवाल को मैं दोहरा दूं आपके सामने कि बात कहाँ से बिगड़ गई, क्यों बिगड़ गई? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में भी जाना पड़ेगा और स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें आई उनके भी कामकाज पर गौर करना ही पड़ेगा। एक तो बात यह है, हम समझ लें कि जो भी चीज सत्तावानों और ताकत जिनके पास ज्यादा होती है उन समर्थ लोगों से समर्थित होती है, उनकी तरफ से मौन स्वीकृति, मौन या स्पष्ट मुखर स्वीकृति होती है, वो अपने आप ही ज्यादा तबके में स्वीकृति पा लेती है। एक तो ये हमेशा, आप किसी भी युग का इतिहास उठाइए, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया दिया गया, उसको जहर पिलाया गया, कितने लोग उसके सामने खड़े थे? उसके समर्थक दोस्तों ने कहा कि कोई और अब विकल्प नहीं है, तुम पी लो जहर। जब ब्रूनो को जलाया गया, बिब्लिकल थियरी के खिलाफ पृथ्वी और सूर्य के संबंध के बारे में जब उसने वैज्ञानिक बात कही, ब्रूनो को सड़क पर जलाया गया, कितने लोग उसके लिए सामने आए? सत्ता जिनके पास होती है, ताकत जिनके पास होती है, उनके समर्थन में लोग गाहे बगाहे आते हैं। उसके पीछे चाहे भय काम करे या ये उनका ये अज्ञान काम करे कि सत्तावान है तो ठीक ही कह रहे होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि जनता के एक बड़े हिस्से को शिक्षा के नाम पे, उसके स्कूलों में एनरोलमेंट के नाम पे चाहे आप संख्या बढ़ाते रहें, लेकिन शिक्षा का स्वरूप कभी ऐसा ना बनाए कि वो कुछ सूचनाएं हासिल करने के अलावा देश के मुद्दों पर, मानवीय संबंधों के बारे में जागरूक भी हो सके। तो ये बात जो मैं कह रही हूँ, इसका इशारा पिछली सरकारों पर है कि पिछली सरकारों ने कुछ काम तो इतने अच्छे किए कि उनको सलाम बनता है। मैंने अपने बचपन में, युवावस्था में जो बेइंतहा गरीबी अपने चारों तरफ देखी है, अज्ञानता, जहालत और दवा इलाज के मामले में बुरी हालत, शिक्षा के बारे में बुरी हालत देखी है, उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। हिंदुस्तान एक ताकत बन के उभरा, ये पिछली सरकारों के समय हुआ। बहुत सारे अच्छे कानून आए, एक नहीं दो नहीं, दर्जनों अच्छे कानून आए, स्त्रियों को तमाम अधिकार देने वाला आए, दलितों को अधिकार देने वाले आए। अच्छे कामों की फहरिस्त लंबी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी ये बताने में। तो बहुत सारे ऐसे काम किए पिछली सरकारों ने जिनके लिए उनको हम उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। और दूसरी बात जिसके लिए मैं ज्यादा बड़ा सैल्यूट देना चाहूंगी कि हमें आवाज उठाने के लिए, सड़क पर जनता को जागरूक करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने पर, किसी भी मुद्दे में साथ लेने के लिए सड़क पर आने पे हमें कभी जेल नहीं भेजा गया। हमें परमिशन ना हो तब भी हमने निकाला, और पुलिस ने हमसे टोका टाकी जरूर की, कहा कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाला, हमारा प्रदर्शन होने दिया, सिक्योरिटी देखी, हमें जेल नहीं भेजा। और फिर बदले की भावना से ये पिछली सरकारें हमारे दुश्मन बन के हमारे सामने नहीं आई, हम पे देशद्रोह का चार्ज नहीं लगाया गया। इन सब के लिए सैल्यूट। लेकिन अब उनकी खामियां देखिए, उन्होंने कभी भी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में नहीं देखा। सूचनाएं बेइंतहा मिली, उनमें बहुत अच्छे परिवर्तन भी हुए, किताबों में कुछ बहुत खराब रह गई कमियां उनमें, लेकिन जो एक काम बहुत बड़ा करना था इस बहुलवादी समाज में, जहां तरह तरह के धर्मों के लोग, पहनावों के लोग, लोक रीतियों के लोग रहते थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का भी इतिहास हमारे साथ रहा है। उसको मिनिमाइज करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए और पूरी तरह खत्म करने के लिए जिस तरह की जागरूकता और बेदारी वाली शिक्षा जरूरी थी, उस शिक्षा की ना किताबें उस तरह बनाई गई, ना उसका ढांचा उस तरह का बनाया गया, ना उसके लिए विशेष योजनाएं की गई। हम जैसे लोगों ने कई बार पुस्तकों का विश्लेषण करके सामने रखा, कुछ हुआ नहीं।
सिर्फ जो आखिरी समाजवादी पार्टी थी उन्होंने थोड़ा नोटिस लेना शुरू हुआ था फिर सरकार ने। तो एक तो ये है कि पिछली सरकारों ने बड़े अच्छे काम तो किए, लेकिन जो हम लोगों के यानी जो मानसिकता के जो परिवर्तन होने थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा एक इतना महत्वपूर्ण औजार है उसके लिए, समतावादी, करुणामय और सहयोग प्रिय समाज को बनाने के लिए और बहुलतावादी समाज में मिलजुल के रहने वाली एक मानसिकता तैयार करने वाली शिक्षा हमें चाहिए थी, और वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। पिछली सरकारों ने उसको प्राथमिकता नहीं दी। दूसरा जो मुझे लगता है कि सिर्फ ये भूल नहीं बल्कि उसको जुर्म मैं कहूंगी कि बाद में इन्हीं नॉन बीजेपी सरकारों के समय भी और बीजेपी की बीच बीच में सरकार आई तो उन्होंने इसको बढ़ावा भी दिया कि धर्म के आधार पर और जात के आधार पर नफरतों वाला जो एक प्रचार चलता रहा, किताबों के माध्यम से, जहालत भरी पुस्तकों और मैगजीन्स के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से, उन पे कोई रोक नहीं लगा। क्या वजह थी? कितनी बार ये सबूत मिले कि ये नफरती लोग दूसरे धर्म के पहनावों पहनकर छद में नकली वेश धारण करके नकली नाम लेकर के हिंसा कराते हैं और दूसरे धर्म वालों को दोषी ठहराते हैं, सजा दिलवाते हैं। बहुत प्रकरण आए, पर पिछली सरकारों ने तो इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और ये चलता रहा, चलता रहेगा तो लोगों के दिमागों में उतरेगा और वहां स्वीकृति बढ़ेगी। और बीच बीच में जब भी वो सरकारें आई, उस पार्टी की सरकार आई जो आज है, उन्होंने इसको खुली छूट दी और उनको एक तरह से इनामात दिए, जो हम आज देख रहे हैं कि जितने भी लिंच कर करके मारने वाले लोग थे, कातिल, उन सब की चरण वंदना की गई, सब जल्दी जल्दी छूटे। गरीबों की के लिए आवाज उठाने वाले 8 साल से जेल में है, बिना ट्रायल के जेल में है। लेकिन जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने बलात्कार किया, वो छूटते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। और जो बड़ी कुर्सियों पर हैं, जो हमारे सरकार चला रहे हैं, जिनके हाथ में बहुत सत्ता है, जिनका बहुत प्रभाव है, वो मौन है। मौन ही नहीं है बल्कि उनकी सहमति है, और उन्होंने ऐसे लोगों को तरह तरह परोक्ष और अपरोक्ष दोनों तरीकों से उनको इनामात दिए। लखीमपुर में जो हुआ उसमें खुले तौर पे उनको मिनिस्टरशिप से नवाजा गया। तो ऐसी हालत में जनता जो कि शिक्षा, जिसको जागरूकता की शिक्षा दी ही नहीं गई, जिनको समझ ही नहीं आता कि राजशाही और लोकतंत्र में फर्क क्या है। हमारी आधे से ज्यादा जनता को ये नहीं पता है कि लोकतंत्र चुनाव का मतलब क्या होता है, उनका अधिकार क्या है। तो ये तो चलेगा। इसी पर मैं एक सवाल अगला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक समझ ये है कि ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, ये तो बिल्कुल ठीक है जो आपने बातें कही कि ये खास विचारधारा की पार्टी जो है वो कैसे किस तरह के तौर तरीकों को अपनाकर लोगों के दिमाग को पॉल्यूट करती है और उसका फिर राजनीतिक फ़ायदा उठाती है। लेकिन एक समझ ये है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि वही पार्टी देश के सारे संसाधन, जो देश की जो सारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उसको कुछ खास औद्योगिक घरानों को भी ट्रांसफ़र कर रही है। वही पार्टी उसी सरकार के दरमियान ऐसे टैक्सेशन की ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे आम आदमी की जेब से पैसा निकलकर कुछ जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट हैं उनके हाथ में पहुंचता है। वो मोनोपोली कैपिटलिस्ट आखिर आज अगर इतने बड़े हो गए कि वो राजनीतिक दलों को उन्होंने अपना एक तरह से सेवक बना लिया है, या तमाम जो राजनीतिक दल और नेता हैं वो भले कहते हों कि वो जनता के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं या दूसरे नंबर के सेवक हैं, जो भी वो कहते हों, लेकिन असल परिस्थिति सामने ये आती है कि वो किसी और की सेवा करते हुए नजर आते हैं। और उसका नतीजा ये है, रोज़ आंकड़े आते हैं, रोज़ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि देश के आम आदमी, वो हिंदू समुदाय के लोग भी जो यह समझते हैं कि आज उनका राज है, उनका गौरव वापस आ रहा है, असल में वो दरिद्र हो रहे हैं।
असल में उनकी जेब खाली हो रही है और इसकी अनगिनत रिपोर्ट और अध्ययन सामने आ रही है। यह जो प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को कितना गंभीर मानती हैं और इसका कोई समाधान आपको दिखता है कि आखिर इसका क्या समाधान है? देखिए, ये तो बिल्कुल सामने है। अब पहले कुछ साल पहले तक ये थोड़ा सा छिपा हुआ खेल मालूम देता था, लोग अंदाजे लगाते थे। अब तो बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि सारे कॉरपोरेट घराने ही नहीं, कुछ चंद कॉरपोरेट घराने। अब बात यह है कि इस प्रक्रिया को हम कैसे समझें। एक समझ ये है कि भाई ये कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं, इन्होंने पार्टी या नेताओं को खरीदा और अब अपनी शर्त पे वो चलवा रहे हैं। एक दूसरी समझ ये है इसकी, कॉन्वर्स जिसको अंग्रेजी में कहेंगे पलट, कि जो पार्टी सत्ता में आना चाहती थी एक खास वैचारिक सपना लेकर के, एक खास देश का ब्लूप्रिंट लेकर के आना चाहती थी, उसने पहले कॉरपोरेट्स को अपनी तरफ मिलाया, उनको फायदे का आश्वासन दिया, उनसे पूंजी ली, पूंजी लेने से उन्होंने तमाम मीडिया को कंट्रोल किया और तमाम बड़ी जमात प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने खरीदी लगाई धन बल पर, कुछ धन बल पर और कुछ सिर्फ कहना चाहिए, जिसको माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, गुंडागर्दी करके। जब ये उन्होंने कर लिया तो उनको लौटाना तो है ना उनको। और कॉरपोरेट हाउसेस कभी जनता के फायदे के लिए तो थोड़े आए हैं भाई, मुनाफे के लिए तो आए हैं। तो अभी अगर आपके कानून ऐसे थे या सरकार का रवैया ऐसा था कि मुनाफा तो कमाओगे पर इससे ज्यादा नहीं, और जो कमाओगे उसमें से इतना हिस्सा छन के भी नीचे जाना चाहिए। हमें याद है ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहलाता है, मनमोहन सिंह के समय आया कि CSR, तो इसका आशय यही था भाई। जब मनमोहन सिंह नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे तो वामपंथियों और समतावादियों ने तो उनको कितनी गालियां दी। वो हम तो उस खेमे में नहीं है, लेकिन उनसे काफी नजदीक रहे हैं, हमें पता है तब का भी। लेकिन फिर भी वहां पे एक लोकतंत्र है। कॉरपोरेट के पक्ष में लाई गई जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी मनमोहन सिंह के समय आई, उसमें लेकिन लोकतंत्र से हाथ नहीं झाड़ा गया था। ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर को कॉरपोरेट हित को के साथ साथ उन्होंने गठजोड़ किया जनता के वेलफेयर का, जनता के हित का, और इसलिए ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आई और कुछ ऐसा एक ढांचा क्रिएट किया गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को पूंजी लगाने के लिए उत्साहित किया जा सके और छन करके जनता पर आए। इससे बहुत से वामपंथी स्वीकार इसको सहमत आज भी नहीं है। तो वो तो समाजवादी या कम्युनिस्ट अर्थशास्त्र या दूसरा अर्थशास्त्र लेगा, मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता के हित की बात कहीं थी तब भी उसके बावजूद, लेकिन जहां पर आप एक विभाजनकारी देश प्रेम की परिभाषा के साथ, धर्म आधारित नेशनैलिटी की परिभाषा के साथ आप देश में जनता का विभाजन और उनके बीच में संघर्ष पैदा करके अगर आप कुर्सी पर चिपक के रहना चाहते हो सदियों सदियों और अपने सपने का एक विभाजनकारी जुल्म करने वाला सामंतवादी देश बनाना चाहते हो, तो उसकी प्रक्रिया इसकी थोड़ी कॉन्वर्स है। ये सिक्के का दूसरे पहलू से शुरू किया गया है, जिसमें कि कॉरपोरेट्स, कुछ चंद कॉरपोरेट्स से बहुत ही भारी मात्रा में पूंजी वसूली गई, उनको उसका 1000 गुना फायदा दिलाने के आश्वासन में है। उस पूंजी के बल पर चुनाव जीते गए, सत्ता में आने पर उनको लौटाना है, साभार लौटाना है।
विथ इंटरेस्ट शायद लौटाना है, और जो हो रहा है वो हम सामने देखें। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो पूरा डिस्कोर्स है उनका जो भी किन चीजों को उत्साहित करते हैं, किन को नहीं करते हैं, उसमें पूरा एक पैटर्न है, एक उसमें डिजाइन है। और उस डिजाइन में आप देखेंगे कि जो भी थोड़ा भी मिलजुल के रहने की बात करेगा, थोड़ा भी समता की बात करेगा, जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा, आदिवासियों के जन जंगल जमीन के हक की बात करेगा, उस पर देशद्रोह का चार्ज लगेगा, वो जेल में जाएगा। जी रूपरेखा जी, अब मैं थोड़ी बातचीत को थोड़े से सांस्कृतिक और जो सामाजिक उसके पक्ष हैं मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। अब आप चूँकि दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही हैं, तो मुझे इस पर कुछ आपसे विशेष समझ मिलने की आशा है। भारत का हम लोग जैसा पढ़ते रहे हैं कि नव जागरण की शुरुआत राजा राम मोहन राय के समय से होती है, जब सती प्रथा के खिलाफ और महिला, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद, और वो एक लंबी परंपरा है रामकृष्ण परमहंस से होते हुए रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आपने भगत सिंह का जिक्र किया, अंबेडकर, नेहरू, एक लंबी परंपरा है, इसमें सभी लोगों का नाम लेना हम संभव नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसने भारत को कई स्तरों पर जागरूक किया, कई ऐसी जगहों पर लोगों के दिमाग में एक हम लोग कह सकते हैं कि इससे इंडियन मॉडर्निटी का फॉर्मेशन हुआ। और जो सामाजिक बुराइयां थी, जो सांस्कृतिक पिछड़ापन था, उसके खिलाफ लाखों लाख लोगों में एक चेतना और जागरूकता आई, और वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी उसका एक रिफ्लेक्शन हुआ जब उस संविधान का निर्माण हुआ। ये जो चेतना है, ये चेतना, हम लोग यह मानकर चलते थे कि ये आधुनिक युग है, इसमें बहुत सी विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, सूचना का एक विस्फोट हुआ है, सूचना और कम्युनिकेशन, जिसको मास कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं, उसका एक विस्फोट हुआ है। और अब चीज़ों को शायद पलटना संभव नहीं होगा। जैसा कि भारत के इतिहास में कहा जाता है कि कई बार जो ऑर्थोडॉक्सी है, ऑर्थोडॉक्सी ने काउंटर रिवॉल्यूशन करके जो प्रगति हुई थी उसको पीछे ढकेल दिया। अभी हाल तक हम लोगों के दिमाग में ऐसा लगता था कि अब ये संभव नहीं है, लेकिन 2022 में जब जिन हालात में हैं, आपने भी उसका जिक्र किया, उसमें ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर से वो काउंटर रिवॉल्यूशन हो गया है और उस चेतना को पीछे धकेल दिया गया है। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं मैं। बस ये है कि उसको चाहे काउंटर रिवॉल्यूशन ही करें, रिवॉल्यूशन नाम जो है वो थोड़ा सा क्या नाम दिक्कत तलब है। वो इसलिए कि किसी भी आमूल चूल परिवर्तन को हम रिवॉल्यूशन या क्रांति का नाम देते हैं, वो प्रतिगामी भी हो सकता है और आगे देखने फॉरवर्ड लुकिंग भी हो सकता है, बैकवर्ड लुकिंग भी हो सकता है। ये बात सही है, लेकिन इस समय जो हो रहा है उसमें आप ये देखिए कि जो पूरी तरह से जो मूल्य लाए जा रहे हैं, जिन बातों पर शाबाशी मिल रही है, जिन चीजों से हमें बातों से हम सुरक्षित महसूस हमें कराया जा रहा है, वो सारी वो चीजें हैं जो विभाजनकारी हैं, जो कि आपस में संघर्ष करने को हमें ज्यादा उकसाती हैं। और एक बात आप याद रखिए कि ये जो 19वीं सदी का जो हिंदुस्तान का नवजागरण युग कहलाता है, क्योंकि नवजागरण युग जो है वो यूरोप का एक दूसरा काल था। हमारे हिंदुस्तान में नवजागरण युग 19वीं शताब्दी का माना गया, और उसमें कहीं हालांकि वो पूरी तरह से उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बातें तो नहीं आ पाई थी, जैसे कि स्त्री शिक्षा की जो बात आई थी उस समय बंगाल में काफी इसका वहां से शुरू हुआ, और फिर वो सावित्रीबाई फुले वगैरह, रुपया सखावत सबके नाम आते हैं। उनमें से बहुत से लोग तब भी ये मानते थे कि औरतों का पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि औरतें ज्यादा अच्छे से घर रख पाएंगी। वहां भी घर से बाहर उसकी अस्मिता की पहचान नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एक बड़ा स्टेप था, एक बड़ा कदम था। तो आप एक तो ये समझिए कि ये जब ये जो सुधारवादी युग हमारा जब सुधार शुरू हुआ और आगे बढ़ता रहा,
फिर स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी उसको सहारा दिया। उसमें के साथ ही साथ उसके समानांतर कभी भी हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विचारों वाले और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी टाइप की जो संस्थाएं थी, उनका धर्म की कट्टरता में आधारित एकांगी धर्म आधारित जो अस्मिता, देश के नागरिक की अस्मिता की कल्पना थी, वो कभी गायब नहीं हुई। उससे निरंतर मुठभेड़ की जरूरत थी, जो मुठभेड़ आर्थिक विकास की चिंता में शायद उस समय की सरकारें उतना ज्यादा वेटेज, उतना ज्यादा जोर और प्रमुखता इस प्रकार के जागरूकता अभियानों को नहीं दे पाई। तो वो जो एक था कि ये देश बहुसंख्यकों का दोष है, बहुसंख्यक मतलब धर्म के आधार पर बहुसंख्यक, और फिर उसके अंदर रीतियां क्या हो। आप देखिए कि जब हिंदू कोड बिल आया, ये मेरे बहुत छोटेपन की बात है, लेकिन मैंने पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में, कि हिंदू कोड बिल आया तो हिंदू महासभा के मुखर्जी साहब और आरएसएस के लोगों ने भीषण नेगेटिव कैंपेन किया नेहरू के खिलाफ कि ये हिंदू धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये विधवा विवाह इत्यादि और स्त्रियों के, हिंदू औरत के अधिकार की बात करते हैं। तो जब भी औरत के अधिकार की बात हुई, इन संस्थाओं ने कहा कि हिंदू धर्म का नाश करना चाहते हैं। जब भी मिलजुल के रहने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हिंदू के खिलाफ है, ये मुस्लिम परस्त हैं, ये अपीजमेंट कर रहे हैं। इन चीजों को मजबूती से काउंटर करने की जरूरत है। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए सिर्फ उसको एक्सपेंड कर रही हूँ कि जिस तरह की कोशिशें इनसे लगातार मुठभेड़ करने के लिए होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। फिर गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस आइडेंटिफाई हुआ, पूरे प्रमाण थे, उसको आपने बैन किया, माफी मांग ली गई उनको, आप फिर आपने बैन हटा लिया। क्यों हटा लिया? इसके बाद आजाद भारत में कांग्रेस के समय और फिर बीजेपी के समय तो तमाम सारे वक्त उनके कार्यालय से मुसलमानी ड्रेसें, दाढ़ी, मूछें, अभी हाल में ही एक कश्मीर में जो एक मिला था आतंकी, उसका नाम बताया गया मुसलमान, बाद में ये सिद्ध हुआ, बीजेपी ने भी अपनी जुबान रोक ली, वो बीजेपी का कार्यकर्ता में साबित हुआ। उसी तरीके से अभी अंकिता वाला केस है, कितने गिनाए जाएं। जिस तरह की वैचारिक और सांस्कृतिक मुठभेड़ एक समतावादी समाज को में विश्वास रखने वालों और धर्म आधारित पिछड़ेपन, जहालत पर आधारित विभाजनकारी सपना देखने वाले लोगों के बीच में होनी चाहिए थी सांस्कृतिक मुठभेड़, और चीजों की धुंध की, वैचारिक धुंध की परतें हटानी चाहिए थी, वो ज्यादा मजबूती से नहीं। और भरी सभाओं में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर कितने केसेस थे शांति भंग करने के लिए, जिसमें कि खुलेआम अल्पसंख्यकों की हत्या करने के आह्वान थे। और अभी चंद महीने, साल पहले ही, अभी कुछ हफ्ते पहले यति नरसिम्हानंद ने खुलेआम, फिर हिंदू औरतें समझे, उनसे बार बार कहा जाता है कि 10-10 बच्चे पैदा करो। ये आप अपने हिंदू औरत अगर ये समझती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बड़ा आप लक्ष्मी और दुर्गा बन जाओगी, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इस सपने में, इस भूल में मत रहो। तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन ही माना जाएगा, ये समझ लो। और जो आपको तमाम अधिकार मिले हैं जायदाद में भाई के समान हक का, वो सब वापस होने वाला है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी क्लियर, बिल्कुल साफ है। आप पढ़ लो उनकी किताबें और इस समय के कारनामे देख लो। जो भी आज, मैं आखिरी बात ही कहना चाहूंगी महोदय, कि अगर कोई भी इस देश में ये सोच रहा है कि हम धर्म के आधार पर हम सुरक्षित हैं, ये सिर्फ मुसलमान निशाने पे, ये सिर्फ ईसाई निशाने पे है। याद रखें कि बौद्ध मंदिर पर भी क्लेम चल रहा है, दावा चल रहा है, आज से नहीं 20 सालों से। तो हमारे बौद्ध भाई बहन भी समझ लें, और फिर हिंदुओं के अंदर अगड़ी और पिछड़ी जाति वाले भी समझ लें
कि क्या हो रहा है। इधर लगातार आप सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि दलित औरतों पर और दलित व्यक्तियों पर, बच्चों पर अत्याचार कई गुना, 20-25 गुना बढ़े हैं इनके समय में। तो आप अभी सोच रहे हो मुस्लिम निशाने पे, इनसे निपटने दीजिए। आप निशाने पर हैं, अगला निशाना आप है, और फिर उसका अगला निशाना औरतें हैं। तो कोई अगर ये हम में है, देखिए कोई अगर इस भूल में है, हम सुरक्षित हैं। मैं कहना चाहूंगी कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ वो सुरक्षित है जो अपना दिमाग गिरवी रख के डर के साए में इनकी चरण वंदना करके जीवित रहने में अपना अपमान नहीं समझता है, वही सुरक्षित। जी, तो आज इसका हालात ये बन गए हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में गुरुदत्त या राज कपूर होते या बिमल रॉय होते तो उनके लिए फ़िल्में बनाना मुश्किल था, उनकी फ़िल्में रिलीज़ हो पाना मुश्किल था। अगर वैसी फ़िल्में जो बनाई जाती, या डॉक्टर यशपाल के उपन्यास आज लिखे जाते, अमृतलाल नागर के उपन्यास आज लिखे जाते, यहाँ तक प्रेमचंद की कुछ किताबें भी हो सकता है कि प्रतिबंधित करने के दायरे में आ जाती। तो एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो एक जागरण था, एक चेतना का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर विस्फोट ना भी कहें तो कई रूपों में वो सामने आ रही थी, और एक ऐसा एक नए युग का भारत बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन वो सारी चीज़ें पलट गई हैं, जैसा कि आप भी उस बात से सहमत हैं और आपने उसका और विस्तार से कहा। अब यहाँ से आपको क्या दिखता है? यहाँ से क्या कोई उम्मीद की किरण आपको कहीं नज़र आती है? क्या यहाँ से फिर एक बार वो दौर जो प्रेमचंद, गुरुदत्त, राज कपूर, सत्यजीत राय, ये जो हमारे सांस्कृतिक जागरण के जो क्या कहें उसको, जो अभिव्यक्ति करते थे और निर्भय होके करते थे, उसमें उनको कोई भय नहीं लगता था। जो मैंने शुरुआत में आपके परिचय में कहा कि आपकी जिन दो बातों ने मुझे खासकर प्रभावित किया, एक आपकी निर्भयता और एक आपकी सत्याग्रह भावना। तो लेकिन आज ये दोनों बहुत जोखिम भरा काम है, निर्भय होना और सत्याग्रह भावना दिखाना। आप बहुत बड़ा जोखिम ले रही हैं, और खासकर लखनऊ में होते हुए। तो आज जब हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं, तो यहाँ से आगे का रास्ता, एक तो आपको यथार्थ में क्या दिखाई देता है और कैसे कुछ नया किया जाए, इस पर आपकी क्या सोच? देखिए क्या दिखाई देता है, इसमें तो दूर दूर तक कोई रोशनी की लकीर नहीं दिखाई देती। बहुत घना गहरा अंधेरा दिखाई देता है, ये सही बात है। लेकिन चूंकि अगर आप तारीख पढ़ें, मैं तो तारीख की यानी इतिहास की कोई बहुत अच्छी, बहुत ही कहना चाहिए कमजोर विद्यार्थी हूँ और बहुत कम ज्ञान है मुझे, लेकिन जितना थोड़ा बहुत है तो यही लगता है कि दिन तो हमेशा बदले हैं। कोई भी चीज स्थायी, जीवन स्थायी नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कोई हाकिम भी स्थायी नहीं होता है, कोई विचारधारा भी स्थायी नहीं होती है, बदलेगा तो। लेकिन हमारी आपकी, आप हमसे बहुत छोटे मालूम दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद आप भी ना देख पाए, आगे जाके बदलेगा, ये भरोसा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन आगे चल के बदलने की उम्मीद के बावजूद अब आज हम क्या करें, ये आप पूछ सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर हमें कोई उम्मीद नहीं भी दिखाई देती है, रोशनी की कोई किरण कहीं ढूंढे नहीं मिलती, तो भी चूंकि हम जिंदा हैं, और जिंदा रह भी हमें समझना चाहिए कि जिंदा दो तरह से हुआ जा सकता है। सिर्फ ये कि हमारी दिल अभी भी खून पंप कर रहा है, सांस ले रहे हैं, और दूसरा जिंदा ये होता है कि हम सक्रिय भी हैं। हम जुबान और कलम और पैर, ये तीनों चीजें अभी चला पा रहे हैं अगर शारीरिक रूप से, तो वो चलाने का हौसला भी है। जिंदा होने का एक दूसरा ये अर्थ मेरे लिए है। और इस अर्थ में मैं ये कहूंगी कि जो लोग जिंदा हैं, और वो मुट्ठी भर ही लोग हैं, लेकिन कुछ हजार की तादाद में अभी भी बिलियंस और मिलियंस वाली जनसंख्या वाले इस देश में हैं। वो बोल रहे हैं, डर के बावजूद बोल रहे हैं, खतरे हैं, खतरे के बावजूद बोल रहे हैं
जरूरत इस बात की है कि इस तरह से जिंदा रहने की चाह रखने वाले और भी लोग उनके साथ जुड़े, और नहीं भी है तो ये बोलेंगे, एक विरासत छोड़ जाएंगे, और जब ये धुंध साफ होगा, ये अंधेरा छटेगा, तो लोग इसका हिसाब किताब भी दर्ज हो रहा है कि कौन क्या कह रहा था उस समय, कौन क्या कर रहा था उस समय। तो जो लोग इस बात की विरासत छोड़ना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है, उनका चुनाव है। हम और आप मजबूर नहीं कर सकते कि खतरा लेकर बोलो। लेकिन आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर कि चीन से या कोलंबस यूरोप से या इंग्लैंड से कोलंबस को आने की जरूरत नहीं है, और फिर 100 साल बाद पता चलता है कि उसने क्या लिखा, कहाँ गया था। आज तो घटना घटती है, वो तुरंत दर्ज भी हो रही है, उसी के साथ घटित होने के साथ ही दर्ज हो रही है। टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो आप जो कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, और सरकार जो कर रही है, वो सब दर्ज हो रहा है। ये इतिहास आगे लिखा जाए, आगे पढ़ा जाएगा, महसूस भी किया जाएगा, और तब ये तय होगा कि हम हिटलर से ज्यादा घृणा के साथ वो नाम लें या कम नफरत के साथ वो नाम लें, पर कहीं उन्हीं के आसपास ये नाम लिए जाएंगे, इतना तो तय है, और यही संतुष्टि हम लोग की। जी, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दरमियान एक कविता बहुत पॉपुलर हुई थी, सब याद रखा जाएगा। और आपने जो ये बात कही कि सब याद रखा जाएगा, लेकिन आपका सब जो दर्ज मूल किया मंत्र जाए। है, सब दर्ज होगा। और आपने जो ये हम आपका जो यह मूल मंत्र है कि जो जिंदा हैं वो अपने जिंदा होने का सबूत देते रहें, अपने जैसा कि आपने कहा मुंह, हाथ और पाँव को चलाएं, चलाते रहें, जो वो सही मानते हैं उसके लिए, तो अंधेरा छटेगा। इस उम्मीद भरे नोट के साथ आज की बातचीत को हम लोग समाप्त करेंगे। रूपरेखा जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे भी दूर से भी आप जो कर रही हैं उससे हजारों लोगों को के लिए वो एक प्रेरणा की बात है, प्रेरणा की का एक पहलू है। उम्मीद करते हैं कि उससे और भी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी और लोग आपकी तरह ही अपने जिंदा होने का सबूत देने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना बहुत ही, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद।